अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मोअज़्ज़ज़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब किया और वहाँ पर उन्होंने बताया कि जो 6 जजेस हैं जिनका ख़त का मामला इस वक्त जिसकी बाज़गश्त आपको मीडिया में पाकिस्तान के अदालती कानूनी सियासी मंजरनामे के ऊपर सुनाई दे रही है कि उन्होंने जो 25 मार्च को ख़त लिखा और बताया कि उनको दबाव का सामना है, रियासती इदारे जो हैं वो उनको इंटिमिडेट कर रहे हैं, हरास किया जा रहा है ताकि अपनी मर्ज़ी के मतलूबा फ़ैसले ख़ास तौर पर सियासी नौयत के मुकदमात में हासिल किए जा सकें। उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपनी पोजीशन क्लियर करते हुए कहा है कि जब से वो चीफ जस्टिस बने हैं उस वक्त से उनके इल्म में ये मामला नहीं लाया गया। क्या कहा जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने, सुनिए। That since I've been Chief Justice, I have not received a single complaint from any High Court judge that there has been interference in their work. Now, if there is been interference in their work, it has not been reported to me. And all the incidents that were mentioned were before I took the oath as Chief Justice. So this is a thing to bear in mind because interference is not acceptable, but at the same time, nothing has been reported to me during my watch. मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। जब से वो चीफ जस्टिस बने हैं गालिबन उनके इल्म में ये मामला किसी रिटन फॉर्म में या किसी मुलाकात में नहीं लाया गया। लेकिन जब आप ख़त को देखते हैं, जो ख़त 25 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने लिखा, उसके पैराग्राफ ई जो उसका पैराग्राफ नंबर 4थे पेज के ऊपर आपको अब डिस्प्ले के ऊपर नज़र आ रहा होगा, इसमें वाज़ेह तौर पर टुवर्ड्स द एंड लिखा है कि जब ये मामला इन 6 जजेस ने जिस भी सूरत हाल से वो गुजर रहे थे, वो पहले अपने चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के साथ उठाया, उसके बाद उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब और उस मुलाकात में जस्टिस एजाजुल अहसन साहब भी मौजूद थे, उनके सामने रखा और फिर आखिरी लाइन कहती है कि वी ऑल्सो मेट विद मिस्टर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा द देन सीनियर प्यूने जज ऑन द सेम डे टू ब्रिंग द मैटर टू हिज अटेंशन एज वेल। तो यकीनन चीफ जस्टिस बनने के बाद काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के इल्म में ये मामला नहीं लाया गया होगा, लेकिन उनके चीफ जस्टिस बनने से पहले ये मामला जब उनको बताया गया तो उनको इतने संगीन नौयत के मामले का इल्म तो था। अब सवाल ये है कि क्या काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के चीफ जस्टिस बनने के बाद ये मामला सर फहरिस्त उनके टू डू लिस्ट में नहीं होना चाहिए था कि उनके वो अदलिया का सिंबल हैं, वो चेहरा है पाकिस्तान के अदालती निज़ाम का, तो उनके दौर में वो आकर इस अहम तरीन मामले को सॉर्ट आउट करें, इसको हल करें, इसका हल निकालें और इसमें जो भी जिम्मेदार है उसकी पकड़ हो। ये जाहिर है कि एक अहम सवाल है, इसके ऊपर आज के प्रोग्राम में बात होगी। लेकिन साथ ही जो पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा है उस पर कुछ बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स होती हुई नज़र आ रही हैं। कल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी एहतजाजी तहरीक लॉन्च करने जा रही है। जुमे का दिन मुकर्रर किया गया है कि तमाम MNAs, तमाम MPAs और तमाम MNA और MPA के उम्मीदवारान पूरे पाकिस्तान में तमाम हलकों में एहतजाज का सिलसिला शुरू करें। एग्जैक्टली प्लान ऑफ एक्शन क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और क्या ये किसी बड़ी तहरीक में तब्दील हो सकती है, ये सवाल भी हमारे सामने मौजूद है। और जो एक तहरीक बनाई गई है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, उसका आगाज़ फैसलाबाद से होने जा रहा है। फैसलाबाद से हमें आज बड़े एक ऐसे उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन्होंने गालिबन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का सबसे बड़ा अपसेट जो हुआ, उनके पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह साहब, उनको शिकस्त दी। निसार जट साहब जो हैं वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, मुझे आज प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब इम्तियाज़ गुल साहब, सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़िया निगार। इसके अलावा हसन रज़ा पाशा साहब मुमताज़ माहिर कानून हैं, मेंबर हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के, और अली गौहर बलोच साहब MNA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, ये भी ज्वाइन करेंगे। और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी एहतजाजी की तहरीक की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, कुछ बातें मफाहमत की, मुज़ाकरात की, बातचीत की होने लगी हैं। गुज़श्ता रोज़ मारूफ कारोबारी शख्सियत आरिफ हबीब साहब ने एक सवाल किया वज़ीर आज़म से, बल्कि उनको तजवीज़ दी। उन्होंने कहा कि आपने मुफाहमत की खातिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, दीगर सियासी जमातों से हाथ मिलाया, अब 2 हाथ आपको और मिलाना पड़ेंगे। एक हाथ आपको मिलाना पड़ेगा भारत समेत तमाम पड़ोसियों से, तजारत खोलें, और एक आपको अडियाला जेल के वासियों से हाथ मिलाना पड़ेगा। और आज इसहाक डार साहब ने भी अपोजिशन को कहा है कि मिलकर ऐवान का तकद्दुस,
उसको बहाल करें। क्या मामलात चल रहे हैं और सियासी मंजरनामा क्या बनने जा रहा है, इस पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। लेकिन सियासी मामले पर आने से पहले हसन रज़ा पाशा साहब, आपने सुन लिया चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो कहा, और जो ख़त लिखा गया था 6 जज साहिबान की तरफ से, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी मुलाकात हुई थी उस वक्त के जो आफ्टर चीफ जस्टिस सबसे सीनियर जज थे, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा। तो सवाल ये है कि क्या जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं, उनके चीफ जस्टिस बनने के बाद उनका जो एजेंडा था टॉप में, क्या ये मामला नहीं होना चाहिए था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बिल्कुल उनकी नाक के नीचे ये सारा काम हो रहा है, या इल्ज़ामात हैं इसके हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आपने चीफ जस्टिस साहब की तकरीर का वो हिस्सा सुनाया, जो मुझे समझ आई है वो थोड़ी सी डिफरेंट है जो आपने इंट्रो में फरमाया। कैसा ईसा साहब, आप ये देखिए कि जो पिछली प्रोसीडिंग हुई एक दिन इन 6 जजेस वाले मामले में, 7 मेंबर्स या 6 मेंबर्स बेंच जो बैठा, उसमें चीफ जस्टिस साहब ने इस चीज का इजहार किया कि मुझे बताया गया था एज सीनियर क्यूनी जज, ये 6 जज साहबान मिले थे चीफ जस्टिस से मुलाकात के बाद, लेकिन उस वक्त मेरी पोजीशन ऐसी थी कि किसी भी अहम मामले में मुझसे मशावरत नहीं की जाती थी मेरे सीनियर क्यूनी जज होने के बावजूद। और आपको ये भी पता है कि किसी बेंच में उनको नहीं बिठाया जाता था, बिल्कुल ऐसे, खास तौर पे जो आईनी अमूर के जो मैटर्स होते थे उनमें उनको नहीं बिठाया जाता था। तो वो उन्होंने ये बात तस्लीम की है। मेरा ख्याल है कि इसमें भी ये नहीं कह रहे कि मुझे इस खत के जो कंटेंट्स हैं, जो वाकयात हैं, उनका बिल्कुल पता नहीं था। उनका कहना ये है कि जब से मैं चीफ जस्टिस बना हूं तो मुझे किसी किस्म की किसी भी हाई कोर्ट के या सबऑर्डिनेट कोर्ट के जज ने इस हवाले से कोई कंप्लेंट नहीं की है। और जो वाकयात खत में लिखे गए हैं वो मुझसे पहले के वाकयात हैं, यानी 1 साल पुराने हैं तकरीबन। और वो वाकई अगर आप देखें तो वो काजी फ़ाइज़ साहब के चीफ जस्टिस का मनसब संभालने से पहले के वाकयात है कि जो उन्होंने कोटा का एपिसोड लिखा कि वहां पे जज साहब के रिश्तेदारों को हरास किया गया, या जो कैमरों के मतलब लिखा कि एक जज साहब ने उस घर में शिफ्ट होना था, तो उस घर की जब रेनोवेशन हो रही थी तो उसकी दीवार में से कैमरे निकले। और तीसरी जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के ब्रदर इन लॉ का जो हवा का मामला था वो भी इनसे पहले का था। तो मेरा ख्याल है इनके कहने का मकसद ये था कि जब से मैं बना हूं इस हवाले से किसी भी जज ने या किसी कोर्ट ने मुझे ऐसी शिकायत नहीं की, क्योंकि ये बात वो तस्लीम कर चुके हैं हियरिंग के दौरान, और वो ऑन रिकॉर्ड है कि जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे ऑफ कोर्स चीफ जस्टिस साहब से मिलने आए थे, फिर मुझे भी मिले और मुझे ये बताया। हो सकता है कि उस वक्त के चीफ जस्टिस ने कोई आगे अमल किया हो, शायद इस वजह से इनकी प्रायोरिटी पे ना रहा हो, जी आप वो वही बता सकते हैं। आई कंप्लीटली एग्री। मैंने तो कहीं पर भी अपनी गुफ्तगू में ये नहीं कहा कि उनके चीफ जस्टिस बनने के बाद भी ये मामला उनके इल्म में लाया गया। हम सियासतदानों पर तनकीद करते हैं कि वो जब इलेक्शनियरिंग प्रोसेस चल रहा होता है, बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं, अपना मंशूर सामने रखते हैं, जाहिर है कि जो मसाइल हैं वज़ीर आज़म बनने से पहले भी उसका इल्म होता है, और यही एजेंडा होता है कि जब वज़ीर आज़म कोई बन जाएगा सियासतदान तो बनकर इन मसाइल का हल करेगा, चाहे वो मईशत का मसला है, तालीम का है, सेहत के मसाइल हैं, उसके हवाले से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से, दिफा के हवाले से, वो तमाम नारे और वो सब कुछ मौजूद होता है। इसी तरीके से जब जाहिर है कि सवाल ये भी है ना कि चीफ जस्टिस बनने से पहले 4-5 चीज़ें, एक तो जो पेंडिंग केसेस का एक बहुत बड़ा एक अंबार है, 70,000 के करीब मुकदमात, आई वाज सीइंग एयरपोर्ट के 70,000 पेंडिंग मुकदमात हैं जो ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं, फिर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ, आज़ादी इज़हार राय और ये तमाम मामलात। मैं इस ज़मीन में सवाल कर रहा था कि जाहिर है कि जब वो चीफ जस्टिस बन गए तो उनका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ था और लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि जैसे ही वो चीफ जस्टिस बनेंगे तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी इन मामलात को दी जाएगी। इम्तियाज़ गुल साहब, आप क्या कहेंगे सारे मामले पर? देखें, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ठीक है, वो दुरुस्त कहते हैं, टेक्निकली वो दुरुस्त कहते हैं, लेकिन जो वाक़याती शहादत होती है उससे वो बड़े बखूबी आगाह हैं। उन्हें ये मालूम है कि
रात 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलने के अहकामात किसने दिए थे और क्या मुल्क की तारीख में इस तरह पहले हुआ था, तो उसमें उनको मेरे ख्याल है बहुत वाज़ेह तौर पे मालूम है। और मैं इतनी आसानी से वो रूगर्दानी नहीं कर सकते अपने बुनियादी फरीज़े से, कतई नज़र इसके कि वो चीफ जस्टिस थे या नहीं थे। ये मामलात उनके इल्म में आते रहे हैं, अगर नहीं आते रहे तो इसका मतलब है वो किसी और सयारे पे रिहाइश पजीर थे कि उन्हें मालूम नहीं था। यानी फैज़ाबाद धरना केस का जो उन्होंने 2019 में फैसला दिया था, उसमें भी बड़े वाज़ेह तौर पे, चूंकि ये अकेले ही उसमें जज थे, तो उसमें उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा था कि इंटेलिजेंस एजेंसियों को सियासी और हुकूमती मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, सियासत से दूर रहना चाहिए। और उसमें ये भी उन्होंने लिखा था कि जो कि डॉन अखबार में भी इस किस्म की रिपोर्टिंग हुई थी कि इनको देखा गया था, फौज के लोग थे जो कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान में पैसे तकसीम कर रहे थे। तो जज साहब टेक्निकली ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो एविडेंशियरी जो ओनस है वो उन पे तमाम साथी, जब उन्होंने एक बात कह दी है तो उससे अब पहलू तही ना करें। अब सवाल ये है कि चूंकि बहुत सारे जज उनके इल्म में ये बात ले आए हैं, तो क्या अब देखना ये होगा कि उस पर ये अमल दरामद कितना करते हैं, कितनी उनकी बात सुनते हैं, और उसके लिए वो तरीका आया तलाश करने में, मैकेनिज्म तलाश करने में कामयाब होते हैं नहीं, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने और गालिबन उनके अपने जो साथी जज हैं उन्होंने भी तजवीज़ किया होगा। तो एक बहुत बड़ा इम्तिहान है हमारे चीफ जस्टिस का, जो कि कानून की हुक्मरानी, कानून की जो सुप्रीमेसी है उसकी बात करते हैं, लेकिन उनकी नाक के नीचे बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिस पे बहरहाल तारीख कम से कम उन्हें ज़रूर जज करेगी, अगर आज हम बामरे मजबूरी जज नहीं कर सकते तो। सही। अली गौहर बलोच साहब, क्या हुकूमत को, मुस्लिम लीग नवाज को ख़ास तौर पर, क्योंकि आप स्पेयर हेड कर रहे हैं मरकज़ में भी पंजाब में भी, तो मेजर हुकूमतें तो आपके पास हैं, इस संगीन मामले का इदराक है कि पूरी दुनिया जब भी किसी मुल्क के बारे में राय कायम करती है, डेमोक्रेसी इंडेक्स जो है उसमें रेटिंग्स होती हैं, उसमें जिन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है या जिन बुनियादों के ऊपर ये सब कुछ किया जाता है, उसमें इलेक्शन का प्रोसेस है, आवाम को हक मिल रहा है अपने नुमाइंदे मुंतखब करने का या नहीं, किसी भी मुल्क में अदल का, इंसाफ का और कानून की अमलदारी, ये मामलात हैं, फिर जमहूरी अक़दार फॉलो होती है या नहीं, और बुनियादी इंसानी हुकूक। ऑलरेडी 31 दिसंबर 2023 तक जो पाकिस्तान में वाक़यात हुए उसकी बुनियाद पर हमें आमराना रियासतों की सफ़ में डाल दिया है। 11 दर्जे हमारी तनज़्ज़ुली हुई है फ्रॉम हाइब्रिड रिजीम्स, अब हम आमराना रियासत कहलाते हैं, जो इस वक्त पूरी दुनिया में रेटिंग्स का निज़ाम है उसके एतबार से। तो ये जो संगीन मामला है पाकिस्तान में जजेस के ऊपर दबाव का, इसमें एग्जीक्यूटिव के ऊपर ये सवाल उठाया गया, तो एग्जीक्यूटिव क्या ये काम इससे अब रुक गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आवाज़ आ रही है जी? जी जी बिल्कुल आ रही है। देखें, गुजारिश ये है कि किसी हद तक आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि ट्रू डेमोक्रेसी, तो मेरा ख्याल है कि हम लोग एक किस्म का अंडर प्रोसेस है और अंडर स्ट्रगल है ये काम। उसकी वजह बुनियादी तौर पर यह है कि अगर देखा जाए, और ख़ास तौर पर इसकी जो कोशिश है, इसके लिए जो जद्दोजहद है, उसकी जब भी पाकिस्तान की तारीख लिखी जाएगी तो उसमें नवाज शरीफ साहब का भी नाम नुमायां और सुनहरी रूप में लिखा जाएगा। आप देख लें कि वो काकड़ साहब का दौर, किस तरह से उनकी गवर्नमेंट को हटाया गया, फिर परवेज मुशर्रफ का टाइम, फिर जिस तरह से कि बाजवा साहब के टाइम में और उस टाइम में भी केसेस बने। तो मैं समझता हूं कि ये हमारे मुल्क पर कदगन तो लगते रहे, लेकिन जाहिर है कि फिर आप देख लें कि जिस तरह से कि 2018 के इलेक्शन हुए थे, उनके ऊपर तो बहुत ज्यादा सवालिया निशान थे। आरटीएस सिस्टम की बात हुई थी, फिर उसके बाद डस्का में जो कुछ हुआ और एक एमएनए के हल्के में वो सरेआम वोट चोरी करते हुए पकड़े गए, फिर वहां पर इलेक्शन दोबारा करवाया गया। हाँ, अलबत्ता ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। एक तो अगर पॉलिटिकल पार्टीज के तहफ़्फ़ुज़ात हों तो वो जाहिर है कि उनको कंसर्न फोरम्स पर जाना चाहिए, चाहे जाए कि हम
गली मोहल्लों में खड़े होकर लॉकडाउन लगवाएं या मुल्क में सियासी इंतशार फैलाएं, 9 मई जैसे वाकयात हो जाएं। तो मैं समझता हूं कि एक तो सियासी पार्टियों को तहफ़्फ़ुज़ात हमारे भी हैं इन मामलात पर, लेकिन जाहिर है कि हम बासियत एक पॉलिटिकल पार्टी के हमने हमेशा इंतशार की बजाय हमेशा पुरअमन एहतजाज का रास्ता अपनाया, चाहे हम अपोजिशन में रहे या चाहे हम हुकूमतों में आए। तो पुरअमन एहतजाज तो इनका भी हक है, इनका राइट नहीं है। लेकिन आपने बिल्कुल बजा कहा है, पुरअमन एहतजाज हर सियासी पार्टी का हक है, लेकिन अगर हम पुरअमन एहतजाज का नाम लेकर पीटीवी पर हमला कर दें, सुप्रीम कोर्ट के इर्द-गिर्द कब्रें खोद दें, अगर हम पुरअमन एहतजाज का नाम लेकर MM आलम के जहाज़ों को आग लगा दें, अगर हम पेशावर के रेडियो स्टेशन को आग लगा दें जहां से पाकिस्तान के बनने का ऐलान हुआ था, तो फिर जाहिर है, और साथ ही साथ हम बैनुल अक़वामी कुव्वतों को कहें कि हमारे मुल्क में अंदर आकर ये करें वो करें, ये सारा कुछ तो सियासी पार्टीज ने आपस में मिल बैठ के करना था इस जद्दोजहद। आपने ज़ाहिर है कि मियां साहब का भी तज़किरा किया, ज़ाहिर है कि आपने कहा कि जमहूरियत के लिए उनकी बड़ी खिदमत है, लेकिन मसला सवाल ये है कि उनके जब छोटे भाई की हुकूमत आई, ये उस दौर में और 2023 के जो पाकिस्तान में इंसिडेंट्स हैं उसकी बुनियाद पर पाकिस्तान को आमराना रियासतों की कैटेगरी में डाला गया है। जट साहब, एहतजाज की बात भी हो गई, तो आप लोगों को आप समझ रहे हैं कि एहतजाज का हक मिल रहा है, और ये अदलिया की आज़ादी, आपको लगता है कि पाकिस्तान में अदलिया आज़ाद है, या ये जो 6 जजेस का मामला है इसके ऊपर आपको डायरेक्शन दुरुस्त नज़र आ रही है कि इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए? थैंक यू नकवी साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में आज इन्वाइट किया। मैं पहले जजेस के मामले पर बात कर लेता हूँ। मुझे ये नहीं समझ में आया अभी तक कि जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब ने किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की, जबकि ये 6 जजेस का जो मामला है ये मेरा ख्याल उमर अतिया बंदियाल, आमर फारूक और एजाजुल हसन जैसे चीफ जस्टिस उनके नोटिस में था। उसके बाद ये 6 जजेस का मामला मीडिया पे हॉट टॉक रहा, उसके बाद ये 100 मोटिव की नज़र आया। आज इसके ऊपर इस तरह की स्टेटमेंट देना मेरी नज़र में मतलब कि मेरी समझ से बालातर है, और मेरा ख्याल है कि जो आइन और कानून की और रूल ऑफ लॉ की जो बालादस्ती पार्लियामेंट से आपके लिंक है, वो काम जो सियासतदानों ने करना था वो इन 6 खतूत ने कर दिया। और मेरा ख्याल है कि इन 6 खतूत के मुताबिक मुकम्मल तरीके से इंक्वायरी होना चाहिए। हमारी अदलिया जो है वो आज तक आज़ाद नहीं है, उसे आज़ाद होना चाहिए, ठीक है जी, और आज़ाद होकर उन्हें अपने आज़ादाना तरीके से फ़ैसले देना चाहिए। ये तो मेरा कमेंट है अपना इसके ऊपर जो अदलिया के हवाले से। दूसरी रही बात एहतजाज की, एहतजाज के ऊपर हम बात बाद में कर लें, क्योंकि एहतजाज जो है वो शुरू ही फैसलाबाद से होना है, जो तहरीक है वो भी फैसलाबाद से, आप फैसलाबाद से हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने भी उस हवाले से कुछ फरमाया। मैं ज़रा हसन रज़ा पाशा साहब, मुझे ये बताइएगा कि आज एक और मामला हुआ जो इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत है, उसने बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को रियासती इदारों और उनके अफसरान के ख़िलाफ़ बयानबाजी से रोक दिया है, और साथ में इसमें यह कहा गया है कि मीडिया जो है वो ट्रायल की अदालती कार्रवाई के दरमियान जो मुल्ज़िमात के बयानात हैं वो रिपोर्ट नहीं करेगा। अगेन एक वक्त जब पाकिस्तान का अदालती निज़ाम, पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय का मामला इंटरनेशनली हाईलाइट हुआ हुआ है, बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा उसके ऊपर बात कर रहे हैं, यूरोपीय यूनियन ने उसके ऊपर स्टेटमेंट दिया है, कनाडा, अमेरिका, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन, वहाँ से बयानात आ रहे हैं, राइट टू फेयर ट्रायल के ऊपर बात हो रही है। तो यहाँ पर अगर मीडिया बयानात ही रिपोर्ट नहीं करेगा मुल्ज़िमान के, तो फिर मीडिया क्या करेगा? देखिए नकवी साहब, जेल में जो इन्होंने जवाब बनाया बानी PTI के केसेस के ट्रायल का, तो वो ये बनाया कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है नंबर 1, और नंबर 2 ये है कि ओपन कोर्ट होगी, वहां पे एक्सेस होगी अखबारी नुमाइंदों को भी, मीडिया को भी, और आपको पता है कि चंद एक लोगों को वहां इजाजत दी जाती है, वो जाते हैं। तो मीडिया को उस ट्रायल में शामिल होना और उसको वॉच करने की जो परमिशन दी गई है नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे, क्या मैसेज कन्वे किया जा रहा है इस वजह से कि जी ओपन कोर्ट है, सिर्फ जेल में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की वजह से हम जेल में कर रहे हैं,
लेकिन मीडिया को एक्सेस है। अब मीडिया के अगर आप हाथ और मुंह बांध देंगे तो फिर मीडिया जैसे है जैसे नहीं है, इससे बेहतर है कि वो फिर ना जाए। तो ये कदगन लगानी मैं समझता हूं कि ये मुनासिब नहीं है और गैर आईनी है। आप जो मीडिया जो कि इस वक्त एक अहम स्तून रियासत का बन चुका है, उसको आप उसकी ऑफिशियल जो वर्किंग है उस पे आप रुकावट डाल रहे हैं, कदगन लगा रहे हैं, उनका मुंह बंद कर रहे हैं, तो फिर तो ये ओपन कोर्ट ना रही, फिर इसका स्टेटस वापस उसी कोर्ट की तरफ आ गया जिस कोर्ट के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि आप वहां पे ना करें, आप ऑर्डिनरी कोर्ट में चलाएं, बाहर ट्रायल करें। तो जब आप खुद ही इसकी नफी कर रहे हैं, अदालत नफी कर रही है, तो फिर कहां की वो ओपन कोर्ट रह गई। तो मैं समझता हूं बतौर स्टूडेंट कि फिर इसका जो ओपन कोर्ट का जो कंसेप्ट है वो उसकी नफी हो रही है और वो नहीं है। सही। इम्तियाज गुल साहब, हमने देखा कि कुछ दिन पहले जो है वो पहले जो इमरान खान साहब के साथ कोर्ट में गुफ्तगू हो जाती थी मीडिया के नुमाइंदों की, वहाँ पर उसकी दीवार को बुलंद किया गया, शीशा लगाया गया, फिर एक वहाँ पर नोटिस चस्पा किया गया कि मीडिया के नुमाइंदे जो हैं वो बातचीत नहीं कर सकते मुल्ज़िमान से, और अगर वो बातचीत रिपोर्ट करते हैं तो या बातचीत करते हुए पाए गए उनको अदालत से निकाल दिया जाएगा, फिर उनकी वापसी जो है वो मुमकिन नहीं हो पाएगी और इसको रिपोर्ट ना किया जाए। तो क्या यही वो मामलात नहीं है जिसकी वजह से इस वक्त पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय, इंसानी हकूक़ और इन तमाम मामलात के ऊपर पाकिस्तान को फिंगर पॉइंटिंग की जा रही है? देखिए, बिलाशुबा यही उमूर हैं, मुतनाज़ उमूर हैं। एक पार्टी और उसके चेयरमैन इमरान खान और उनके साथी का गला बेसिकली दबोचने की कोशिश की जा रही है, गला दबाने की, कि वो बात ना करें, मीडिया तक रसाई हासिल ना करें। और बुनियादी जो असल मंसूबा था वो यही लगता था कि इनकी कैसे ज़बान बंदी की जाए, और इसकी वजह से ज़ाहिर है दुनिया भर में पाकिस्तान की जग हसाई भी हुई है। ख़ास तौर पे जो ईद से पहले जब इनके फ़ैसले आ गए थे, और खुसूसन इद्दत वाला केस में जो फ़ैसला आया था, बहुत पाकिस्तान की उससे बेइज्जती हुई, जगहसाई हुई। लेकिन सवाल ये है कि जो लोग निज़ाम चला रहे हैं, क्या उन्हें इस बात की परवाह है कि पाकिस्तान की जगहसाई हो रही है, पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है, और इसका बुनियादी तौर पे ताल्लुक रूल ऑफ लॉ के साथ है, यानी कानून की हुक्मरानी, कानून की बालादस्ती। और ये तवीलुल मयाद नुक्ता नज़र से इन लोगों को, निज़ाम चलाने वालों को एहसास नहीं है कि बाहर से जो भी सरमाया आता है वो पहले ये देखता है कि उस मुल्क में हालात साजगार हैं कि नहीं। जब वो ये देखते हैं कि उस मुल्क के अपने ही हुक्मरान अगर आईन और कवानीन का एहतराम नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो ये सोचते हैं कि जब हमने अगर अपना पैसा लगा लिया तो फिर उसका क्या बनेगा। तो बड़ी बुनियादी तौर पे हमें ये बात समझने की इन सबको ज़रूरत है कि जो भी ये काम कर रहे हैं वो आइन और कानून के खिलाफ है, काफ़ी मुतसादम है, और उसका लॉन्ग टर्म असर पाकिस्तान के इमेज पे, पाकिस्तान की जो परसेप्शन है वो इंतहाई मनफी है। सही। अली गौहर बलोच साहब, 8 फरवरी को पाकिस्तान में इलेक्शंस का फिर क्या फ़ायदा हुआ कि हम 8 फरवरी से पहले जिस कश्मकश में थे, जो सियासी मारामारी की सूरत हाल थी, एक नफ़रत की फ़िज़ा बनी हुई थी, होना तो ये चाहिए था कि 8 फरवरी के इलेक्शन के नतीजे में तमाम मामलात दुरुस्त हो जाते। इस वक्त फोकस जो है वो मुल्क की मईशत होता, मुल्क के असल मसाइल की तरफ होता, लेकिन हम आज भी वहीं खड़े हैं। आप लोगों की हुकूमत के आने के बाद ये आज़ादी इज़हार राय, अदलिया की आज़ादी, मीडिया की आज़ादी, इस तमाम मामलात के ऊपर आपको नहीं लगता कि आपको अकाउंटेबल होल्ड किया जाएगा और बड़ा जल्द किया जाएगा लोगों की तरफ से? देखिए, बात यह है कि जो मतलब है कि आरटीएस सिस्टम के जरिए जो हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत की गई थी, उस दौरान जो मीडिया पर हमले किए गए, जिस तरह से सहाफियों को गोलियां मारी गई, जिस तरह से उनको कैदोबंद की उन्होंने सोबते बर्दाश्त की, वो भी किसी से ढकी छुपी हुई नहीं है। और जाहिर है कि चूंकि वो उस वक्त की हुकूमत के ऊपर सवालिया निशान उठाते थे, और उसके बाद सिर्फ ये सिलसिला रुका थमा नहीं है। एक वो हुकूमत जो कि बिल्कुल गैर शफाफ इलेक्शन के जरिए उस वक्त बनी थी, उसको एक आईनी तरीके के साथ हटाया गया। एक
अदम एतमाद किया गया, जो कि एक आईनी तरीका है। तो फिर उसके बाद आप देख लें कि उन्होंने पाकिस्तान की सियासत में इंतशार फैलाया। जब हुकूमत में थे तो उस वक्त भी वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ बैठकर बात करने के लिए तैयार नहीं थे। आज भी उनकी पार्टी के वो लोग सही, मुझे इस पर जवाब लेने दें, मुझे इस पॉइंट पे जवाब लेने दें। जट साहब वो कह रहे हैं कि जब आपकी हुकूमत कायम हुई थी 2018 में, तो आप लोगों ने मीडिया का गला घोंटा था। जी, गौर साहब की सुई 18 पे अड़ी हुई है, ये 18 से आगे जाने के लिए तैयार ही नहीं है। 18 के बाद जो इन्होंने पाकिस्तान का जो हशर किया है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। सबसे पहले तो मैं निशानदेही करता चलूँ कि यही नवाज शरीफ था जिसने गुजरांवाला में खड़े होकर जनरल बाजवा का नाम लेकर कहा मुझे क्यों निकाला। फिर यही नवाज शरीफ था 50 रुपये का स्टाम्प लिया और मुल्क से फरार हो, उस वक्त भी जनरल बाजवा था। यही जनरल बाजवा था कि फिर अपने भाई को ये दोबारा 16 माह के रजीम चेंज ऑपरेशन में लेकर आए। रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद 16 माह में इन लोगों ने जो हुकूमत की, उस हुकूमत में इन लोगों ने जो लेजिस्लेशन पार्लियामेंट में की जो कि टोटल इलीगल और फास्ट थी, जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि राजा रियाज जैसे अपोजिशन लीडर बैठे हुए, इन्होंने अपने गुनाह माफ कराए। पाकिस्तान पीपल पार्टी इन लोगों ने मिलकर अपने जो है वो जो इन लोगों ने लूट मार का बाजार गर्म किया था, ऐसे कवानीन करके नैब से अपनी जान छुड़ाई। ठीक है जी। अब 9 मई को मैं सीरियस कंडेम करता हूं। हम आज भी हाउस में खड़े होकर कहते हैं कि 9 मई के ऊपर शफाफ तहकीकात करा लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 9 मई की आड़ में जो जुल्म और सितम पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, उसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं किसी को मिलती। ठीक है जी। और जिस जुल्म और जबरियत के साथ इलेक्शन हुए, क्या क्रेडिबिलिटी रह गई इस इलेक्शन की? क्या क्रेडिबिलिटी है इस इलेक्शन की कि आप लोगों ने एक जमात का गला घोंट के उनके घरों में, शर्म आनी चाहिए कि आज भी हमारी खवातीन जो हैं जेलों में, शर्म आनी चाहिए कि इन लोगों ने हमारे घरों में, मतलब कि ये लोग हमारे फैमिलीज हैं, वी आर द फैमिलीज, एक फैमिली की तरह है। इन लोगों ने अपने इक़्तिदार के असूल के लिए जो है हमारे घरों में हमारी खवातीन के साथ जो नारवा सलूक किया, और उसकी आज बड़ी एक अच्छी एग्जाम्पल बड़ा कि जी आज मरियम नवाज साहबा IG का ड्रेस पहनकर आ गई। ठीक है जी। और अब वो तो मुझे उस मामले पर मुझे ब्रेक पे जाने दें। अब शहबाज शरीफ साहब रह गए, उनको आर्मी की वर्दी पहनाए और पार्लियामेंट में ले आए। रह तो अब यही गया है, बाकी इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। आज 2018 में ये हुआ और फिर कहते हैं जी हम हाथ मिलाने के लिए तैयार है। आप इस लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आपको मैं एक बात बता दूं, आप IG पंजाब से जो है वो नाला थे, मरियम नवाज साहिबा जो हैं उन्होंने अब पुलिस की वर्दी पहन ली है, वो उनसे डैडी हैं बहुत। जी बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं कि एक वर्दी और ऊपर रह गई है, वो भी पहन ले, कसर कौन सी छोड़ी है? ये पहनी ना पहनी एक ही IG उस्मान की वर्दी ही पहनकर वो सामने आई हैं और उन्होंने बताया है कि पुलिस के रास्ते हम ये करवाएंगे और ये करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा मैं इंतकाम पे यकीन नहीं रखती। ये झूठ बोलती हैं, ये सारा झूठ बोलती हैं। मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी एहतजाजी तहरीक जो है वो शुरू करने जा रही है, और उस एहतजाजी तहरीक के नतीजे में क्या हुकूमत को परेशान होने की ज़रूरत है, बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सियासी मंजरनामे पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। अली गौहर बलोच साहब, निसार जट साहब, इम्तियाज़ गुल साहब और हसन रज़ा पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और ऐन वो वक्त जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल यानी कि जुमे के दिन एहतजाज का सिलसिला पूरे मुल्क में शुरू करने जा रही है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अली अमीन गंडापुर ने एक बहुत ही सख्त बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर हमें हमारा हक ना दिया गया तो हुकूमत गिराकर इस्लामाबाद पर कब्ज़ा कर लेंगे। हुकूमत में वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क से गद्दारी की। अली गौहर बलोच साहब, बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जो है वो दिया गया है खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर की तरफ से। तो अब एक सूबाई हुकूमत है जो ये कह रही है, या सूबाई हुकूमत का चीफ एग्जीक्यूटिव कह रहा है कि वो आपके इस्लामाबाद की हुकूमत गिराकर कब्जा कर लेंगे इस्लामाबाद पर।
देखिए, गुजारिश ये है कि ये स्ट्रॉन्ग बयान नहीं है, बल्कि ये वही इंतशार फैलाने वाली और पाकिस्तान के निज़ाम को धमकियां देने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जो कि ये वो जत्था है जिन्होंने पाकिस्तान में हमेशा दहशतगर्दी की है, पाकिस्तान के वसाइल को दोनों हाथों के साथ लूटा है और पाकिस्तान के हमेशा निज़ाम को दरम बरम किया है, पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया है। ये वही लोग हैं और ये हमेशा पाकिस्तान को और पाकिस्तान के आइन और कानून को और पाकिस्तान के आवाम को जो है वो धमकियां देते हुए नजर आते हैं। गुजारिश ये है कि ये जो बातें करते हैं, मुझे बताएं किस कानून और आइन में लिखा है कि पाकिस्तान का जो आरटीएस सिस्टम है उसको मतलब है कि बंद करके और वोट चुराकर पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हुआ जाए। और दूसरी गुजारिश ये है कि ये जो पाकिस्तान के हालात हैं जहां पर ये केपीके से इलेक्शन जीते हैं वहां तो कहते हैं कि शफाफ हो गए और जहां से ये हारे वहां कहते हैं ये धांधली हो गई। अब ये दोबारा मौके, फिर वो मौके ढूंढते हैं कि फिर कोई फरागोगी के जरिए फिर 6-6 कैरेट की अंगूठियां जो हैं वो मांगी जाएं, फिर आईजीज और कमिश्नर के और डीआईजीज और आरपीओज के ओहदे बेचे जाएं। पहले तो ये कहते थे कि पंजाब में बुज़दार प्लस वो अब वसीम अकरम प्लस गवर्नमेंट है जो बुज़दार साहब की थी। आप भी इनसे पूछे कि वो बुज़दार साहब किधर है। वो तो वर्दी में आज ये खड़ा है हुआ कि ना। अभी तो जुमा 8 दिन नहीं हुए कि इन्होंने पाकिस्तान का जो इक़्तिदार है वो चुरा कर और पाकिस्तान के लेकिन ये जहां से वसाइल को जीते जो है हैं वो आग लगाई। बलोच साहब, और ये अमली जहां से तौर पर जीते आग हैं लगाई। खैबर वो पख्तूनख्वा, किसी से वहां पर ढकी छुपी बातें नहीं है। बलोच साहब एक बात बताएं, तो वहां पर जहां से ये जीते हैं, मेरी बात सवाल सुन लें अली गौहर बलोच साहब, सवाल सुन लीजिए। किस आइन में लिखा हुआ है कि लॉकडाउन से लगाए जाए, किस कानून में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के लोगों का और अवाम का जीना जो है वो अजीरन किया जाए। तो मैं समझता हूं कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी, और आज भी ये सियासत पर और हर सियासी लीडर को इन्होंने गाली दी है, हर किसी को चोर और डाकू के नाम से पुकारा है। तो उनको चोरी डाकू कह रहे हैं। इनके साथ हाथ मिला के बैठ जाए, वो चोर डाकू से हाथ नहीं मिलेगा। पंजाब का नंबर 1 डाकू जिसको कहते थे, आप इनका वो भी बड़ा करीबी साथी है और वो भी गंगा नहा कर आया है। तो इनके दौरे मयार पीपल नहीं पार्टी के साथ चलेंगे। बैठे हो, एमक्यूएम के साथ बैठे हो। बलोच साहब, आप कह रहे थे कि जहां पर इनके इलाके में धांधली नहीं हुई, जहां पर ये जीते ये वहां पर इल्जाम नहीं लगाते। अब बात ये है कि इसमें यहां पर जो एतराज करने वाले हैं वो मौलाना फजलुर रहमान होने चाहिए, वो नहीं कर रहे तो फिर और कौन करेगा? आप लोगों ने भी कोई ये फॉर्म 45 दिखाते हैं हमें, जब हम इनसे सवाल करते हैं ये कहते हैं हमारे पास फॉर्म 45 है, उसके ऊपर हम जीते हुए हैं। आप फॉर्म 45 खैबर पख्तूनख्वा का निकालें ताकि हम कहें कि जनाब आपने क्यों धांधली की, आपके इलाके में भी धांधली हुई। कोई एविडेंस नहीं है, सिर्फ बात बनाने की है जी। बात ये है कि जो मौलाना फजलुर रहमान हैं तमाम जानते हैं, पूरे सियासतदान पूरा पाकिस्तान जानता है कि उनके असर सूख वाले कौन से इलाके और वो कहां से इलेक्शन जीतते हैं। अगर आज वो धांधली की बात करते हैं तो वो पंजाब की तो नहीं कर सकते ना, उनकी अक्सरियत तो केपीके में वो और कहते हैं मैं पूरे मुल्क की बात कर रहा हूं, यही तो मसला है। वो आपके दोस्त हैं, वो ठीक है, लेकिन बुनियादी तौर पर अगर उनका मैंडेट चोरी हुआ है तो वो सबसे पहले बेनिफिशियरी तो ये लोग हैं जिन्होंने वो चोरी की है। और ये वही लोग हैं जो पेशीन के जलसे में भी उनको फिर उनके उल्टे नाम लेकर और उनके खिलाफ नारे लगवा रहे थे अपने कारकुनान के जरिए। तो ये किसी भी सियासी कुव्वत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इनके हमेशा इन्होंने इस दफा भी वो कोर कमांडर हाउस में जाके आप मिनटें करते हुए सरेआम पता नहीं चल गया कि ये गंडापुर साहब जो बड़े बड़े बयान दे रहे हैं 4 दिन पहले किधर बैठकर मिनटें तरने कर रहे थे। इससे बेहतर है कि ये सियासी पार्टीज के साथ बैठ के बात करते। इससे बेहतर था कि ये कोई सियासी तरीका कार अपनाते जिससे कि इससे मुल्क और कौम का फायदा होता। सही। बलोच साहब के वाकयात जो है उनकी सिर्फ बलोच साहब जट साहब से पूछने दें, सबसे बड़े उसके मास्टरमाइंड तो खुद बानी पीटी आई है। बलोच साहब जवाब लेने दें। निसार जट साहब, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कह रहे हैं कि हक ना दिया गया, हुकूमत गिराकर इस्लामाबाद पर कब्जा कर देंगे, कब्जा कर लेंगे। ये तो आप कन्फ्रंटेशन की तरफ जा रहे हैं। नहीं, कन्फ्रंटेशन या ये पुरअमन एहतजाज? मेरी बात सुने। जहां तक रही बात मुफाहमत की, हम लोग पार्लियामेंटेरियंस हैं, हम लोग जमहूरी लोग हैं, हम डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं। हमने इस वक्त मौजूदा जो हुकूमत बनी है उनको उनके आइनी ओहदों के लिए मुकम्मल हमने एक तहफ़्फ़ुज़ दिया और हमने मौका फराहम किया और वो हुकूमत कर भी रहे हैं।
और उनका हाल ये है कि उन्होंने हुकूमत ले ली है और कल पार्लियामेंट के हाउस में उनका कोई मिनिस्टर वहाँ बैठा ही हुआ नहीं था, इवन दो कि फिर पीपल पार्टी ने उठकर ये बात की निशानदेही की कि हमारे सवालों के जवाब देने के लिए कोई शख्स यहाँ पर बैठा ही नहीं हुआ। दूसरी बात, मैं आपको एक बात बताऊं, ये सियासत में, इस पाकिस्तान की सियासत की सबसे बुराई वो है मियां नवाज शरीफ साहब। सबसे बड़ी बुराई जो अच्छा। जी हाँ, मियां नवाज शरीफ साहब ने हमेशा दोगलापन किया, अपने वोटर को धोखा दिया। वो मुशर्रफ दौर था, मुल्क से बाहर फरार हो गए, एग्रीमेंट करके चले गए। अब उन्होंने 50 रुपए का स्टाम्प लिया, मुल्क से फरार हो गए। मुल्क से फरार होकर जाकर पाकिस्तान के साथ एक घटिया और ऐसी साजिश की कि चलती बसती हुकूमत जो है उन्होंने यहाँ पर रजीम चेंज ऑपरेशन के बदौलत जो है वो तोड़ी और अपने भाई को जो है वो वजीर आज़म बनाया। और अब वो वर्दी पहनकर आए थे कि मैंने वजीर आज़म बनना है। पाकिस्तान की अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा सिनेरियो में जो इलेक्शन हुआ है, आप यकीन करें कि हमारे निशाना ढूंढ ढूंढ कर हमें वोट देकर कामयाब कराया। ये फॉर्म 47 की चोरी ना होती, ये फॉर्म 47 की चोरी ना होती, ये लोग ईवान की दूसरी जाने बैठे थे। अब भी इनका आलम यह है कि इन्होंने बगल में पाकिस्तान पीपल, ये बातें करते ना हमारे सामने कि जी वो उसने ये शहबाज शरीफ कहता था कि मैं आसिफ अली जरदारी को घसीटूंगा। इन लोगों ने धोखा देकर, मतलब कि ये ऐसे इन लोग माजी में इन लोगों ने जरदारी को गालियां दी, इन्होंने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को गालियां दी, इन्होंने क्या क्या गुल नहीं खिलाए माजी में। ठीक है जी, आज ये इकट्ठे होकर पाकिस्तान के आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हम बात कर रहे हैं। जी हमने पुराने जो चीज़ें हैं वो भुला के हम आगे बढ़ना चाहते हैं, ये भुला के नहीं। ये इमरान खान का खौफ इनको लेकर बैठा हुआ है। इमरान खान का खौफ की वजह से ये लोग ईवान में इकट्ठे बैठे हुए हैं। हाँ, हमारे फॉर्म 47, खान की रिहाई, बुशरा बीबी को जो जहर देने की साजिश, ये सारी चीज़ें हम कल से पुरअमन एहतजाज शुरू कर रहे हैं, जो कि हमारी हक है और वो हम करेंगे। और इंशाल्लाह, और उसका आलम यह है इनकी घबराहट का आलम यह है कि हमने कल अनाउंस किया है, रात से जो है वो ये हमारे घरों पे पुलिस आना शुरू हो गई है, नॉकिंग शुरू हो गई है, हमारे कारकुनान को जो है वो गिरफ्तार करने की प्लानिंग शुरू कर दी है। अगर ये इतने साफ और शफाफ हैं, आए हमें अपना इजाजत दें, हम देखते हैं कि ये कितनी देर टिक सकती है हुकूमत। ये तो गंदम का रेट तयन करने में नाकाम हो गई है। ये गवर्नमेंट तो ये वर्दियां पहनने से आप लोग इक्तदार में नहीं आ सकते, इस तरह इक्तदार चला सकते, वर्दियां पहन के समझें इक्तदार नहीं चला सकते। मुझे हसन रजा पाशा साहब से पूछने दें। पाशा साहब, सूबाई हुकूमतें जो होती हैं उनके ऊपर लाजिम है आइन और कानून के तहत कि उन्होंने कोऑपरेट करना है वफाक के साथ। आगाज़ में कुछ मसाइल आए थे, अली अमीन गंडापुर साहब की कुछ स्टेटमेंट्स, वज़ीर आज़म के जाने के ऊपर उनको रिसीव ना करना, गवर्नर हाउस में मुलाकात में शिरकत ना करना, और उससे एक सवाल और एक डिबेट ने जन्म लिया था कि वफाकी हुकूमत जो है वो या कोई गवर्नर राज का ऑप्शन जो है वो भी देखा जा सकता है। तो अब जब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ये कह रहे हैं कि हक ना दिया गया तो हुकूमत गिराकर इस्लामाबाद पर कब्जा कर लेंगे, क्या आपको लगता है कि वज़ीर आला को तहरीक इंसाफ बतौर जमात जो मर्जी कहे, लेकिन वज़ीर आला को ये स्टेटमेंट सूट करती है? बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि आज की उनकी जो स्टेटमेंट है वो उस मकसद की तरफ पहला कदम उन्होंने उठा लिया जिसके लिए इनको नामजद किया गया और वज़ीर आला बनाया गया। कन्फ्रंटेशन की जो पॉलिटिक्स चल रही है इसको मजीद दवाम बख्शा जा रहा है। प्रॉब्लम ये है नकवी साहब कि हमारे मुल्क में कोई नजरियाती पॉलिटिक्स नहीं होती, शख्सियात के गिर्द पॉलिटिक्स घूमती है। शख्सियत परस्ती इतनी हो चुकी है, हर पार्टी में लीडरशिप आप देख रहे हैं उसको 7, 8, 10 बंदों ने उसका गिर्द आला बनाया हुआ है, किसी आम बंदे को वहां तक पटकने नहीं देते। और अभी आप देख ले, सबकी बातें सुन रहे, सब अपनी लीडरशिप की बात करते हैं, नजरियात की, इस मुल्क के अवाम को सुख और चैन पहुंचाने की, इस मुल्क की अवाम को फायदा पहुंचाने की एक भी बात है। उनसे हाथ जोड़ के ये बात करता हूं
कि खुदारा इस मुल्क का सोचें। आप 2018 का आरटीएस बैठा, छोड़ दें उसको। 2024 में अब फॉर्म 45 और 47 में कन्वर्ट हुआ, उसको छोड़े। या तो आप इनकार करें कोई पॉलिटिकल पार्टी कि जनाब जिस अंदाज में हमें हुकूमत दी जा रही है हम हुकूमत नहीं करते, कोई आगे आए, कोई इनकार तो करे। आपने इनकार भी नहीं करना। आज जो लोग कहते हैं कि ये जो फॉर्म 47 वाली हुकूमत है, यही हुकूमत अगर इनको दे दी जाए, इसी तनख्वाह पे ये गुजारा करेंगे और उसी तनख्वाह पे दूसरे गुजारा। मैं ये समझता हूँ विद ड्यू रिस्पेक्ट कि खुदारा इस मुल्क की आवाम के लिए सोचें। इसका जो मुआशी निज़ाम, पूरे मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर जो तबाह हो चुका है, उसको बिल्ड कैसे करना है, उसकी तरफ आए। और ये जो आपस में ये जो इस तरह की कन्फ्रंटेशन है, आज एक चीफ मिनिस्टर ने ये बात कर दी, आप देखिएगा विद इन 2 और 3 डेज एक और चीफ मिनिस्टर की इससे बढ़ के आएगी स्टेटमेंट। तो ये हम किधर जा रहे हैं? तो हसन रजा पाशा साहब, मुझे ब्रेक में जाना है, मेरे साथ रहें। ब्रेक से वापस बात करेंगे कि जो जिस वक्त ये माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है कन्फ्रंटेशन का, क्या मुफाहमत और मुज़ाकरात मुमकिन है? बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक ऐसा वक्त जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन जमातें हुकूमत के खिलाफ एक बड़ी एहतजाजी तहरीक के लिए पर तोल रही हैं, इस वक्त कुछ मफाहमत और मुज़ाकरात के लिए भी बात चल रही है। गुज़श्ता रोज़ मारूफ कारोबारी शख्सियत आरिफ हबीब साहब ने स्टेटमेंट दिया कि वज़ीर-ए-आज़म हाथ बढ़ाएं अडियाला के बासियों की तरफ भी, और राना सनाउल्लाह जो पंजाब के मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, वो कुछ दिनों से पीटीआई को ऑफर्स करते हुए नज़र आ रहे हैं कि टॉक्स कर लें। राना सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा, ज़रा सुनिए। तो निसार जट साहब, पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि बातचीत कर लें। एक उनका स्टेटमेंट आया कि कोई रिहाई की रास्ता भी निकाला जा सकता है, तय किया जा सकता है इमरान खान की, अगर बातचीत पे आमादा हों। तो आप लोगों की तरफ से नो लिफ्ट का बोर्ड। देखें नकवी साहब, इसमें संजीदा होना बहुत ज़रूरी है। माजी में हमने हमेशा देखा है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ धोखे का एक नाम है कि मुफाहमत के नाम पर अपोजिशन की तरफ हाथ बढ़ाना और बाद में मुकर जाना। मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत सही मानों में समझती है कि वाकई ही मुज़ाकरात होने चाहिए, अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, तो फिर मेरा ख्याल है कि हबीब अकरम साहब जो कि हमारे एक बड़े अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी एक स्टेटमेंट। आरिफ हबीब अकरम जो है वो तो हमारे कॉलीग हैं मीडिया। सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ आरिफ हबीब साहब। उन्होंने जो एक बात कही ना कि जी आप अडियाला से रुजू करें, तो हम भी ये तजवीज़ देंगे कि आप अडियाला से रुजू करें, ठीक है जी। और वहीं पर ही जो है वो हल बैठा हुआ है, उन्हीं के साथ आपने हल निकालना है, उन्हीं के साथ आपने बैठना है। मेरा ख्याल है कि ऑप्शन अवेलेबल है। हाँ, ये जो बातें आज की जा रही हैं ना मुफाहमत की, कि जी हमने मुफाहमत बहुत अजीज़ है, हुकूमत लेने के बाद, रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद, जुल्म सितम के बाद, ये बातें उस वक़्त करते जिस वक़्त हमारे घरों पर पुलिस थी, जब हम पर झूठे मुकदमात बनाए गए थे, जब हमारा इलेक्शन हमसे छीनने की कोशिश की जा रही थी, हमारे वोटर्स पर जुल्म सितम हो रहा था, हमारे साथ ज़्यादती हो रही थी। उस वक़्त रियलाइज़ करते कि हमने जमहूरियत को आगे लेकर चलना है। उस वक़्त तो ये फिर उन्हीं के बगल गिर बच्चे बने बैठे हुए थे जिन्होंने इनको इक़्तिदार दिया। और मेरा ख्याल है कि आज का जो इक़्तिदार है वो पीपल पार्टी, MQM और मुस्लिम लीग नून, 3 जमातें जो ईवान की उस जानिब बैठी हुई हैं, उनका अपना रवैया बताता है कि वो मजबूरी में बैठे हुए, वो मजबूरी में बैठे हुए, वो खुशी से नहीं बैठे हुए। उनको जो है वो लेविश मिला हुआ है, वो इंजॉय कर रहे हैं, इसके अलावा और कोई नहीं है। और मैं समझता हूँ कि नो डाउट एक बात तो तयशुदा है कि पाकिस्तान में रिकन्सिलिएशन के बगैर आप पाकिस्तान की चार्टर ऑफ इकॉनमी हो, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो, इसको आगे लेकर नहीं चल। लेकिन अगर ये आप समझते हैं ना कि सिर्फ और सिर्फ ये मामला पार्लियामेंट की हद तक है कि सियासतदान आपस में बैठे हैं,
तो मेरा ख्याल है कि इसके साथ साथ आपको ऐड कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान की रिकन्सिलिएशन ऑफ डेमोक्रेसी में इस्टेब्लिशमेंट को भी बैठना चाहिए, रिकन्सिलिएशन में हमारी सहाफत को भी बैठना चाहिए और हमारे बाकी दोस्तों को भी बैठना चाहिए और तमाम अदलिया अदलिया हसन रजा पाशा सबको साहब बैठकर ये फैसला करना हसन होगा। रजा पाशा साहब, आइडियल टाइम था 8 फरवरी से पहले, जब मियां साहब आ गए थे 21 अक्टूबर को इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करने से पहले रूल्स ऑफ द गेम तय कर लेते, साफ शफाफ इलेक्शन करवाते, तमाम लोग उस हुकूमत को तस्लीम करते, मुल्क के लिए काम करते। ये नहीं हुआ। क्या अब हो सकता है गुंजाइश है 8 फरवरी के बाद और इन 2 बड़े इंतखाबी मार्कों में धांधली के इल्जामात के बाद? नकवी साहब, 2023 के फरवरी में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर मैसेज भी पहुंचाए कि पाकिस्तान बार कौंसिल अपना प्लेटफॉर्म मुहैया करती है तमाम लीडरशिप को। कोई भी पार्टी, सारी पार्टीज आए, एक ग्रैंड डायलॉग करें पॉलिटिकल और मुआशी सूरत हाल पे 2 पॉइंट्स एजेंडा, और इसके अलावा और कोई बात नहीं। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर उन्होंने मान लिया, शहबाज शरीफ साहब थे, और लीडर ऑफ द अपोजिशन हम कहेंगे इमरान खान साहब, वो नहीं माने। फिर एक वक्त आया 23 में ही कि इमरान खान साहब मान गए और प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं माने। अब बात ये है कि क्या आप दोबारा ऑफर करते हैं? क्या आज के हालात में 2024 अप्रैल का महीना आप अब ऑफर करते हैं कि आए हम प्लेटफॉर्म देते हैं? हम पिछले पूरे साल 3 से 4 दफा हमने तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप से राब्ता कायम किया। अभी भी हम ऑफर करते हैं कि पाकिस्तान बार कौंसिल का प्लेटफॉर्म गैर सियासी है, हमारी कोई अलाइनमेंट किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है। हम आपको प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप आए और बैठे और बात करें। सही। हम आप किसी एक एजेंडे पे तो आए। क्या इस वक्त मुल्क की सियासत, मुल्क की मईशत, ये 2 टॉप प्रायोरिटी के एजेंडाज नहीं है? अगर इन पे आप बैठ के बात करें, इलेक्शंस पे बात करें, आप माशी सूरत हाल पे बात करें, तो क्यों नहीं इसमें नजर आता आपको कि ठीक। हसन रजा पाशा साहब, आप वक्त जो है वो खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से नवाजा। इम्तियाज़ गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे, अली गौहर बलोच साहब और चौधरी निसार जट साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ थे। ये है जनाब मंजरनामा पाकिस्तान का। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना एहतजाज किस तरीके से करती है, उसके नतीजे में और जो नंबर्स ऑन स्ट्रीट है उस को देख कर बहुत सारे मामलात आने वाले दिनों में डिटरमिन होंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।